ममता बनर्जी सबसे पहले अजमेर शरीफ से पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ट्रेन भेजने की इजाजत देती हैं। दूसरी ट्रेन केरल से आती है। उसके बाद श्रमिक ट्रेन के नाम पर लंबी सियासत शुरू कर देती हैं। संकेत साफ है और मतलब भी कि अगले ही साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए वोट बैंक सर्वोपरि है। मामला सीएए का हो या एनआरसी का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का हो या फिर कोरोना का, ममता बनर्जी हर मामले में दो भागों में साफ तौर पर बांटती हैं और अपने वोट बैंक का ख्याल रखती हैं। ममता बनर्जी पर विपक्ष या फिर यूं कहिए कि बीजेपी के आरोपों में दम इसलिए नजर आता है क्योंकि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में बांग्लादेशी अभिनेता को अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में उतार चुकी हैं। कोरोना काल में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में दो समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष होता है। हुगली जिले के तेलीनीपारा में कुछ दिन पहले हिंसा भड़की थी, जिसके बाद वहां धारा 144 लगाई गई और इंटरनेट बंद कर दिया गया। मीडिया और विपक्षी बीजेपी की आलोचना से बचने के लिए ममता सरकार हुगली के मामले को दबाने की पूरी कोशिश करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के आंकड़ों को ममता बनर्जी के अफसरों ने छुपाया, वैसा ही तेनालीपाड़ा में मामला हुआ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस साजिश को बेनकाब करते हुए मामले को उजागर किया। इन्हीं सारी वजहों से ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ से बेहद खफा हैं, लेकिन ममता को ये बात शायद नहीं पता कि उनकी इसी सियासत की वजह से राज्य की बड़ी आबादी भी उनसे बेहद नाराज है। ये वो लोग हैं जिन्हें ममता बनर्जी अपना वोट बैंक नहीं मानती और कोरोना काल में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। संसद में और उसके बाहर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करने वाले अधीर रंजन चौधरी के सुरताल अपनी ही पार्टी से मेल नहीं खा रहे हैं। इन दिनों उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करने से लेकर कई ऐसे बयान दिए जिससे कांग्रेस नेतृत्व जल भुन गया। सोनिया गांधी को बस मौके की तलाश थी कि कैसे अधीर रंजन चौधरी की बोलती बंद कराई जाए, और वो मौका उन्हें तब मिला जब अधीर रंजन चौधरी ने चीन के खिलाफ ट्वीट किया। चीन के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट से गांधी वाड्रा परिवार में इतनी खलबली मच गई और पार्टी ने बिना वक्त गंवाए अधीर रंजन चौधरी के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। विवाद बढ़ा तो अधीर रंजन चौधरी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने पिछले हफ्ते उत्तरी लद्दाख और सिक्किम में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हुई झड़प के बाद चीन को जहरीला सांप बता दिया। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना जहर उतारने में माहिर है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि केंद्र तुरंत ताइवान से राजनयिक संपर्क बनाए ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से ताइवान को संप्रभु देश की मान्यता देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का बयान उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। उन्होंने कहा कि अधीर ने ताइवान और चीन को लेकर जो कुछ कहा वो कांग्रेस की राय नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अधीर रंजन चौधरी ने ऐसे कई बयान दिए जो निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व को अच्छा नहीं लगा होगा। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा पत्र हो, जिसमें ट्रेनें नहीं मांगने को लेकर सवाल उठाए गए थे। शाह के पत्र का समर्थन करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता पर निशाना साधा था और इसके बाद अधीर ने प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईमानदार प्रयासों की प्रशंसा की। बंगाल की बहरमपुर लोकसभा सीट से सांसद चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और कहा कि मैं प्रवासी कामगारों, रोगियों और उनके परिवारों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को 300 विशेष ट्रेनों के जरिए उनके घर भेजने के आपके ईमानदार प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। अब प्रवासी मजदूरों को लेकर अधीर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो ये बात ना तो सोनिया गांधी को पसंद आई होगी न राहुल गांधी को, क्योंकि ये सारे के सारे इस मामले पर पीएम मोदी की आलोचना करने में जुटे हैं। राहुल गांधी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। पिछले कई दिनों से कैश ट्रांसफर की बातें करने के बाद राहुल गांधी को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जोड़कर बताया कि अब तक 36,000 करोड़ सीधा लोगों की जेब में जा चुका है। उन्होंने राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाली बात का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी तूफानों से लड़ना और जीतना जानते हैं। जैसे वे कांग्रेसी भ्रष्टाचार के तूफान से लड़े, वैसे ही हर तूफान का सामना वे करने के लिए तैयार हैं। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में नहीं किया उसे मोदी सरकार ने केवल 6 साल में करके दिखाया। देश और दुनिया को करके ये दिखा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि आज आर्थिक पैकेज की नहीं बल्कि लोगों की जेब में नकदी देने की जरूरत है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पैसा सीधा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। पात्रा ने कहा कि आर्थिक तूफान रोकने का सरकार ने पक्का इंतजाम किया है। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की सुनामी थी, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार की सफाई कर दी। राहुल ने सीधे लोगों के खाते में पैसे डालने के लिए कहा था, जिसका जवाब देते हुए पात्रा ने कहा, पैसा सीधा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। 8 करोड़ किसानों को पैसा दिया गया। महिला जनधन खातों में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं। विधवा, दिव्यांग, बुजुर्गों को पैसे दिए गए। अभी तक खातों में 34,000 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। पात्रा ने कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 3400 करोड़ रुपए दिए। राशन और पैसा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाया गया और इसके अलावा ईपीएफओ में 700 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई पर कहा कि हम कोरोना को जरूर हराएंगे। जब से पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, कांग्रेस के पेट में तभी से इस बात का दर्द होने लगा कि आखिर इसमें से कितना कैश आएगा। इसी वजह से राहुल गांधी फिर अपनी न्याय योजना का रोना लेकर बैठ गए और कहने लगे कि जैसे भी हो इसे लागू कर दो। कुछ दिनों के लिए ही सही, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आर्थिक तूफान आने वाला है, इसलिए कैश ट्रांसफर किया जाना चाहिए। राहुल गांधी की इन बातों का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा जवाब दिया। राहुल गांधी की कैश ट्रांसफर की रट को लेकर उन्होंने तंज किया कि कांग्रेस के राज में कैशबाजी बहुत होती थी। उन्होंने कहा कि जो कैश पर ऐश करते हैं उन्हें लगता है कि कैश पर सिर्फ ऐश होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी भी राहुल गांधी को स्वदेशी पच नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को इस समय में भी कैश ही नजर आ रहा है। नकवी ने कहा कि आज वो इस आपदा के समय में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी उन्हें कैश ही नजर आ रहा है। अरे भैया, 41 करोड़ से ज्यादा किसानों, मजदूरों, जरूरतमंदों को इस दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा दिया गया है। हाँ, ये बात सही है कि उनके समय में कैशबाजी बहुत होती थी, लेकिन आज देश भर में जनधन खाते हैं। देश के लोगों तक 52,606 करोड़ रुपया पहुंचाया गया। इसके अलावा भी जरूरतों के हिसाब से पैसा दिया गया है। नकवी ने कहा कि ये उधार नहीं है, ये गरीबों, किसानों, मजदूरों का उद्धार है। उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि कांग्रेस को समाज, देश की भलाई के काम कभी हजम होते नहीं। कभी भी उनको ये बात महसूस नहीं होती कि इस संकट के समय में जो भी सरकार कर रही है वो समावेशी, संवेदनशील सोच के साथ ईमानदारी से कर रही है। जिस वक्त दिल्ली की सत्ता के गलियारों में सत्ता के दलालों का बोलबाला हुआ करता था और लूट लॉबी का चौतरफा हंगामा होता था, उस गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लॉबी में तालाबंदी हुई है। इसलिए उन्हें कैश, कैश और कैश समझ आ रहा है। कैश पर जो ऐश करते थे उनको लगता है कि कैश सिर्फ ऐश के लिए होता है। राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ने पैकेज इसलिए दिया क्योंकि उसे डर है कि विदेश में रेटिंग कम हो जाएगी। इस पर नकवी ने कहा कि अभी भी राहुल को स्वदेशी पच नहीं रहा है। आपको स्वदेशी से परेशानी है, आपको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत से पीड़ा है। उसके बाद अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप राजकोषीय घाटा, जीडीपी पूरा लेखा जोखा कर लीजिए। अभी भी मोदी जी की प्राथमिकता है गांव, किसान और मजदूर।